welcome students, welcome to my YouTube channel. So let's start our second part of chapter friction from Franklin Experience book of class 8. So यहाँ तक हमने complete कर लिया था कि हमने फर्स्ट चीज़ देखी थी कि फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है. तो फ्रिक्शन डिपेंड करता है द नेचर ऑफ द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट. तो सेकंड हमारा पेंडिंग है द फोर्स विद विच द टू सरफेसेस आर प्रेस टुगेदर. इसके बारे में हम स्टडी करेंगे. तो जल्दी से शुरू कर लेते विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल काइंडली subscribe. So the force with which the two surfaces are pressed together. So if the surfaces of two objects are pressed together with a greater force, अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा फोर्स से एक दूसरे पे प्रेस किए गए हैं, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीजेज. तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो बढ़ जाएगा. दिस इज़ बिकॉज द प्रेसिंग लीड्स टू द इंक्रीज्ड इंटरलॉकिंग ऑफ द टू सरफेसेस. तो जैसे ये टू सरफेसेस है ये आपस में मिलेंगी. अगर मैं इसको जूम करके देखूं तो क्या होगा, नीचे वाली सरफेस तो ऐसी है और अगर हम इसको वो प्रेस कर देंगे दूसरी को तो कैसी आ जाएगी दूसरी वाली, ऐसे वो उसके अंदर अटक जाएगी. ठीक है, तो इंटरलॉक अच्छे से हो जाएगा. सो दैट इज़ वाई अगर दो सरफेसेस आपस में ज़्यादा प्रेशर से इंटरलॉक हो जाती है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ जाता है. द टू बॉक्सेस ऑफ द सेम साइज बट ऑफ द डिफरेंट वेट. अगर दो बॉक्सेस हैं उनका साइज़ तो सेम है बट जो वेट है उनका वो डिफरेंट है. तो अ लाइट बॉक्स एंड अ हैवी बॉक्स, उन दोनों को हम लाइट और हैवी बोलेंगे. नाउ पुश बोथ द बॉक्सेस ऑन द फ्लोर वन बाय वन. जब उनको हम पुश करेंगे तो क्या देखेंगे, विच बॉक्स कैन बी पुश्ड ईजिली, ऑब्वियसली लाइट वाला. सो यू विल फाइंड इट ईजियर टू पुश द लाइट बॉक्स. वी नो दैट द वेट ऑफ द बॉक्स इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट वर्टिकली डाउनवर्ड्स. तो क्या है, अगर ये बॉक्स रखा है, ये लाइट वाला बॉक्स है, ये हैवी वाला बॉक्स है. ठीक है, तो ये जो हम पुश करेंगे तो ये इजीली मूव हो जाएगा. और ये कितना हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना ग्रेविटी लगा रही है उसके ऊपर, उसको पुल कर रही है ना नीचे की तरफ. ठीक है, तो जितना ग्रेविटी कर रही है उससे वही उसका वेट होता है. और इसका कम होगा इसका ज़्यादा होगा, तो इसमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इसमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा और हैवी में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. और इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगा हैवी में क्योंकि इंटरलॉकिंग ज़्यादा होगी सरफेस पे, लाइट वाले में कम होगी. ठीक है, सो द लाइटर बॉक्स प्रेस द फ्लोर विद लेसर फोर्स रिजल्टिंग इन द लेसर फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द फ्लोर. ओके, ऑन द अदर हैंड व्हेन द वेट ऑफ द हैवी बॉक्स इज मोर इस सरफेस इज प्रेस्ड अगेंस्ट द फ्लोर विद द ग्रेटर फोर्स. तो ज़्यादा वेट होगा तो ज़्यादा फोर्स से वो प्रेस होगा रिजल्टिंग इन हायर फ्रिक्शन. इट मीन्स जिसका वेट ज़्यादा होगा उसका फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, वेट कम होगा तो फ्रिक्शन भी कम होगा. नाउ कम टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस. फ्रिक्शंस के टाइप्स क्या हैं, लेट्स स्टार्ट. देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. पहली बात करते हैं, एक कुछ होते हैं स्टैटिक, कुछ होते हैं लिमिटिंग और कुछ होते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होती है. सो टेक अ वुडन बॉक्स एंड प्लेस इट ऑन द फ्लोर. एक हमने बॉक्स लिया, फ्लोर पे रखा ज़मीन पे. Attach a spring balance by its hook and gently pull the box towards you. So does the box move? तो एक बॉक्स लिया आपने इस तरीके से, ठीक है, और उसको ऐसे बांध दिया स्प्रिंग से और फिर उसको आपने यहाँ से पुल किया, अपनी तरफ पुल किया. सो डज द स्प्रिंग बैलेंस, ये यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस था, आप उसमें देखोगे रीडिंग कितनी है. ठीक है, तो पहले क्या देखा आपने, डज द बॉक्स मूव, क्या वो मूव किया. डज द स्प्रिंग बैलेंस रिकॉर्ड द सेम फोर्स, और उस पर स्प्रिंग बैलेंस पे रिकॉर्डिंग भी आएगी. यू विल फाइंड दैट द बॉक्स रिमेन एट रेस्ट. अब तब रीडिंग लोगे जब अभी आप पुल कर रहे हो लेकिन बॉक्स ने मूव करना अभी स्टार्ट नहीं किया. बट द स्प्रिंग बैलेंस रिकॉर्ड द सम फोर्स. बट फिर भी जब आप उसको पुल कर रहे हो तो स्प्रिंग बैलेंस में कोई ना कोई रीडिंग आएगी. The force recorded by the spring balance is equal and opposite to the force of friction offered by the surface of the box in contact with the surface of the floor. इनका कहने का क्या मतलब है कि जैसे ये बॉक्स है, ठीक है, आप उसको इधर से पुल कर रहे हो और यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस है, आप उसको पुल कर रहे हो लेकिन अभी तक उसने पुल होना शुरू नहीं किया है तभी भी उसमें रीडिंग आ रही है. इट मीन्स यहाँ पे क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से ये फोर्स लगा रहा है.
है ना, ये अपने आप को रोक रहा है लेकिन आप पुल कर रहे हो, लेकिन अभी आपने इतने तेज ज़ोर लगा के पुल नहीं किया कि ये मूव करने लग जाए। अभी उतने ही फोर्स की बात हो रही है कि अभी इसने मूव करना स्टार्ट नहीं किया है। सो द फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, तो ये जो ज़मीन और ये बॉक्स के बीच में जो फ्रिक्शन हो रही है, व्हेन देयर इज़ नो रिलेटिव मोशन, जब अभी मोशन स्टार्ट नहीं हुआ, बिटवीन दैम इज़ कॉल्ड द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जो रुकी हुई फ्रिक्शन है, अभी जो ऑब्जेक्ट रुका ही हुआ है तब फ्रिक्शन हो रही है, तो उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, रुका हुआ। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, नाउ वी गो ऑन इंक्रीजिंग द पुल ऑफ द वुडन बॉक्स। फिर हम क्या करेंगे, और ज़ोर लगाएंगे, क्योंकि जितना ज़ोर पहले लगाया था वो मूव तो हुआ नहीं, तो हमने और ज़ोर लगाया टिल इट जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग। जब उसने स्टार्ट किया ही है स्लाइड करना, तो हम क्या करेंगे, स्प्रिंग बैलेंस पे उसकी रिकॉर्डिंग चेक करेंगे। तो क्या जो स्टैटिक वाला था मेजरमेंट उतनी ही आएगी, इट रजिस्टर्ड द मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स विच इज़ इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसमें ज़्यादा रीडिंग आएगी, और ये कितना होगा, जितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस बॉक्स और उस सरफेस के बीच में मैक्सिमम लग रहा है, उतना अभी जैसे ही जब वो स्लाइड करना शुरू होगा उतनी रीडिंग इस स्प्रिंग बैलेंस में आएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, ये एक लिमिट थी मैक्सिमम, कि हम इससे थोड़ा सा ज़्यादा पुल करेंगे तो ये चलने लग जाएगा, मूव करने लग जाएगा। तो इसको क्या बोले थे, इसकी लिमिट थी ना, कि इससे ज़्यादा पुल करोगे तो चलने लग जाएगा, तो ये क्या हो गया, लिमिटिंग फोर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट वी पुल द वुडन बॉक्स इन सच ए वे दैट इट जेंटली स्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ द फ्लोर। तब हमने इसके बाद इस बॉक्स पे और जोर लगाया तो उसने स्लाइड करना शुरू कर दिया। इन दिस सिचुएशन विल द स्प्रिंग बैलेंस रिकॉर्ड द ग्रेटर फोर्स देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन, यस, क्योंकि हमने और जोर लगाया। सो यू विल फाइंड दैट द स्प्रिंग बैलेंस रिकॉर्ड द लेसर फोर्स देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहीं पर ही साइंस आती है कि एक बारी अगर स्लाइड करना शुरू कर दिया तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ता है। तो इट मीन्स लिमिटिंग फोर्स तो मैक्सिमम होता है, लेकिन जब वो स्लाइड करने लग जाता है तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ता है। इसके बाद स्प्रिंग बैलेंस में कम रीडिंग आती है। ठीक है, सो दिस रेफर्स टू द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसको क्या बोलेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सबसे पहला था स्टैटिक, जब रुका हुआ था फ्रिक्शन, फिर जब मैक्सिमम फ्रिक्शन आया, जब स्लाइड करना शुरू ही किया था तो हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो वो मैक्सिमम फ्रिक्शन था। जब बॉक्स ने स्लाइड करना शुरू कर दिया तो उससे कम हमें फोर्स लगाना पड़ा, वो था स्लाइडिंग फ्रिक्शन का। डायनामिक फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन द सरफेस स्लाइडिंग ऑन द अदर सरफेस इज कॉल्ड द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो जो सरफेस पे स्लाइड कर रही है उसकी वजह से फ्रिक्शन हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, लेट्स डू ट्रू एंड फॉल्स। ओके, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिमेन कॉन्स्टेंट। क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कांस्टेंट रहती है, नो मैटर व्हाट द नेचर ऑफ द सरफेसेस? नहीं, रफ सरफेस होगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाती है, स्मूथ होगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो कांस्टेंट तो नहीं रहती। सो दिस इज फॉल्स। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट इन डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यस, जहाँ जिस तरफ मोशन हो रहा होता है ऑब्जेक्ट का उसके ऑपोजिट तरफ ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। स्मूथ सरफेसेस ऑफर मोर फ्रिक्शन, नो, स्मूथ में तो कम से कम लगता है। बाथरूम में जब पानी होता है तो फिसलने के चांसेस होते हैं क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाती है। सो स्मूथ सरफेसेस में कम फ्रिक्शन होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन, यस, लिमिटिंग में तो मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है, उसके बाद जब स्लाइड करने लग जाता है तो हमें कम फोर्स लगाना पड़ता है। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन दैट ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, नाउ कम टू द रोलिंग फ्रिक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता चल जाएगा कि अब हम इतनी सारी चीज़ों पे ये व्हील्स क्यों लगाते हैं। सो अ रोलर इज़ अ सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, रोल कर रही है जो चीज़, ये जैसे बेलन है तो ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, दैट कैन रोल ऑन द सरफेस, जो सरफेस पे रोल कर सकती है। अ रोलिंग पिन विच वी यूज़ फॉर मेकिंग अ चपातीज इज़ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द रोलर। तो हम बेलन पे प्रेशर लगाते हैं तो हमारी रोटी बिल जाती है, तो ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल और सबके घरों में होता है। सिलेंड्रिकल पेंसिल्स एंड द सर्कुलर व्हील्स, ये पेंसिल्स भी रोल करती हैं और ये व्हील्स भी रोल करते हैं, आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रोलर्स। व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे रोल करता है, द रेजिस्टेंस
टू इट्स मोशन इज कॉल्ड द रोलिंग फ्रिक्शन। तो उस सरफेस पे रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है, रोकने की एक फोर्स प्रोड्यूस होती है, वही फ्रिक्शन होता है, तो उसको बोलते हैं हम रोलिंग फ्रिक्शन। इट इज़ मच ईजियर टू रोल दैन टू स्लाइड वन ऑब्जेक्ट ओवर द अनदर ऑब्जेक्ट। आप अगर बड़ा बड़ा सामान जो आप देखते हो कि ठेलों पर लेके जाते हैं, अगर हम उसको स्लाइड करके लेकर जाएं तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और जबकि वो ठेले पे लेके जाते हैं तो बहुत ईजिली हम उसको रोल करके ले जाते हैं। ऐसी हमारी कार होती है, कितनी हैवी होती है लेकिन व्हील्स पे अच्छे से चल जाती है। सो जो बहुत ईजी होता है रोल पे चलाना किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। सो एक हमें एम दिया है टू डेमोन्स्ट्रेट दैट द रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो इसमें मटेरियल क्या लिया है, एक बहुत मोटी सी बुक ले ली, 4 पेंसिल्स ले ली, एक फ्लैट सरफेस ले लिया सच एज दैट ऑफ अ टेबल। तो प्रोसीजर में क्या किया, कीप अ थिक बुक ऑन अ टेबल, एक टेबल पे मोटी बुक रख ली, जेंटली पुश द बुक विद योर हैंड, तो आप अपने हैंड से उसको पुश करो। तो द बुक मूव्स फॉर अ स्मॉल डिस्टेंस, जो इतनी मोटी बुक है थोड़ी पुश करोगे तो थोड़ा ही दूर तक जाएगी। द लार्ज स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द टेबल एंड द बॉटम ऑफ द बुक मेक्स इट्स डिफिकल्ट टू मूव द बुक। तो इसको कौन रोक रहा है मूव करने से, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, क्योंकि हम इसको स्लाइड कर रहे हैं, ठीक है। नाउ अब क्या किया हमने, नाउ टेक द 3 और 2 4 पेंसिल्स ली विच आर सिलेंड्रिकल इन शेप, ऐसी पेंसिल्स ली जो सिलेंड्रिकल है, प्लेस देम पैरेलल टू वन अनदर ऑन द टेबल। जैसे ऐसे पैरेलल क्या होती हैं, जो स्मॉल इसमें गैप होता है ना, तो ऐसे हमने यहाँ पे नीचे की तरफ पेंसिल्स रख दी इसके नीचे, सच एज दे आर अबाउट 2 सेंटीमीटर अपार्ट, जो कि उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर का है। प्लेस द सेम बुक ओवर द पेंसिल्स एंड जेंटली पुश। अगेन हमने वही मोटी सी बुक इन पेंसिल्स पे रखी और पुश किया। सो ऑब्जर्वेशन क्या करोगे इस टाइम पे, व्हेन द बुक इज पुश्ड जेंटली, धीरे से ही पुश किया, द पेंसिल स्टार्ट रोलिंग, पेंसिल्स ने रोल करना स्टार्ट किया, एंड द बुक मूव्स फॉरवर्ड ईजिली, और जो बुक है बहुत ईजिली आगे की तरफ मूव करने लग गई, हमें बहुत कम जोर लगाना पड़ा एज कम्पेयर बिफोर, ठीक है। सो कंक्लूजन क्या निकला, इट इज़ ईजियर टू मूव द बुक कैप्ट ऑन द रोलर्स दैन टू स्लाइड, ठीक है। स्लाइड करने से बहुत ईजिली हम रोलिंग कर सकते हैं डायरेक्टली ओवर द सरफेस ऑफ द, इन अदर वर्ड्स द रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो लेस होता है देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ओके। नाउ इट हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड दैट द स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर दैन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक जो रुका हुआ फ्रिक्शन होता है, जब चीज़ रुकी हुई है, वो भी ग्रेटर होता है देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इन टर्न ग्रेटर देन द रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आ गई हैं। एक आ गया स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक तो रुका हुआ है, तो वो इसीलिए रुका हुआ है क्योंकि वो ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी क्या है, ज़्यादा है एज कंपेयर टू द रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है ना। कॉजेज ऑफ द रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन के क्या कॉजेज है, जो फ्रिक्शन के कॉजेज होते हैं जब आपस में दो चीज़ें रगड़ खाती हैं। The rolling friction arises due to the following 2 reasons. One is the rolling body to some extent deform the surface on which it rolls, कि एक सरफेस पे जब दूसरी चीज़ रोल करती है तो वो उस सरफेस को डिफॉर्म करती है, कुछ ना कुछ तो डैमेज करेगी। द रोल सेकेंड क्या है, द रोलिंग बॉडी इटसेल्फ गेट डिफॉर्म्ड, और जो रोल हो रही है वो भी डैमेज होती है। जब आप नई नई बॉल खरीद के लाते हो और जब उसको 1-2 ईयर्स हो जाते हैं तो डिफरेंस तो दिखता है ना, होती है ना डिफॉर्म एट इट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द सरफेस, जहाँ पे भी वो कॉन्टैक्ट में आती है। इसलिए रोलिंग फोर्स फ्रिक्शन हम देख पाते हैं कि क्या इफेक्ट आता है रोलिंग फ्रिक्शन से। व्हेन अ कार इज मूविंग ऑन द रोड द व्हील्स ऑफ द कार एक्ट एज अ रोलर विच रोल ऑन द रोड। तो जब कार मूव करती है रोड पे तो जो इसके व्हील्स हैं वो रोलर का काम करते हैं रोड पे। नाउ द टायर्स ऑफ द कार स्लाइटली डिफॉर्म द रोड, तो वो रोड को भी थोड़ा सा डिफॉर्म करते हुए जाते हैं। हाउएवर दिस डिफॉर्मेशन इज सो माइन्यूट दैट वी कैन नॉट सी इट। अब ये जो डिफॉर्मेशन है, रोड जा रही है तो रोड ऐसी थोड़ी है कि कार निकली और ख़राब हो गई, हमें नहीं दिखती हैं, इतने कम डिफॉर्मेशंस होते हैं। एट द सेम टाइम द टायर themselves minutely get deformed or flattened at their point of contact with the road।
तो उसी टाइम पे जब रोड डिफॉर्म हो रही होती है तो जो टायर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं डिफॉर्म हो रहे होते हैं. इट इज़ ऑब्वियस दैट इफ़ बोथ द व्हील्स एंड द रोड्स आर हार्ड द डिफॉर्मेशन विल बी द रेस्ट. अगर ये टायर में हवा फुल होगी और ये भी हार्ड होगा और जो रोड है वो भी ज़्यादा डैमेज नहीं होगी, स्मूथ होगी, हार्ड होगी, तो डिफॉर्मेशन कम होगा. देयरफॉर वी शुड एंश्योर दैट द टायर्स हैव द सफिशिएंट एयर प्रेशर टू मिनिमाइज द रोलिंग फ्रिक्शन. तो जल्दी आसानी से रोल हो पाएगी. नाउ अब हमने फ्रिक्शन के बारे में इतना सब कुछ पढ़ लिया. फ्रिक्शन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ज़रूरी होता है, क्या मतलब क्या ही होता है. ठीक है. अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, जो फ्रिक्शन होता है एक नेसेसरी एविल होता है. एविल तो होता है जैसे कोई बुरी चीज़ है ना, बट ये क्या कह रहे हैं, ज़रूरी बुरी चीज़ है. मतलब ज़रूरत भी है लेकिन उसकी कुछ मतलब परेशानियाँ भी हैं. सो फ्रिक्शन इज़ अ नेसेसरी एविल. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हैज़ बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. तो ये जो फ्रिक्शन चीज़ है इसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं. हैज़ इट इज़ कॉल्ड अ नेसेसरी एविल. इसलिए इसकी ज़रूरत भी है लेकिन ये दिक्कत भी करता है. अब एडवांटेजेस क्या है फ्रिक्शन के. मैनी ऑफ आवर डे टू डे एक्टिविटीज़ वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट इन द एब्सेंस ऑफ द फ्रिक्शन. अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हमारी डेली की कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो नहीं हो पाएंगी. सम ऑफ दीज एक्टिविटीज़ आर डिस्कस्ड बिलो. तो वो एक्टिविटीज़ क्या है. नंबर 1 इज़ फ्रिक्शन हेल्प अस वॉक. हम चल ही फ्रिक्शन से पाते हैं. फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम फिसल के गिर जाएंगे. फ्रिक्शन ही क्या करती है, हमारे पैर को, हमारी जो स्लीपर्स होते हैं उसको चिपका के रखती है रोड से. ठीक है. तो जैसे ही हम अपना पिछला पैर उठा के आगे करते हैं तो एक पैर जो ज़मीन पे होता है वो टिका रहता है ज़मीन पे. सो वी आर एबल टू वॉक बिकॉज द फ्रिक्शन बिटवीन द सोल्स ऑफ आवर शूज़ एंड द ग्राउंड प्रिवेंट अस फ्रॉम स्लिपिंग. टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड वी लिफ्ट 1 foot ऑफ द ग्राउंड. हम जब आगे चलते हैं तो 1 फुट को ऊपर उठाते हैं एंड पुश द ग्राउंड बैकवर्ड विद द अदर फुट. और दूसरे फुट से जो ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हैं. सो वॉकिंग ऑन अ वेट फ्लोर इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ नॉट सफिशिएंट टू प्रिवेंट अस फ्रॉम स्लिपिंग. अब जो स्मूथ सरफेस होती है जहाँ पे फ्रिक्शन और फोर्स बहुत कम होता है तो हम फिसल जाते हैं, चांसेस होते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इतना सफिशिएंट नहीं होता. सो देयर इज़ अ गुड चांस ऑफ स्लिपिंग ओवर द बनाना स्किन. इसीलिए ही चांसेस होते हैं कि बनाना स्किन पे अगर हम छिलका होता है जो बनाना उसका पैर रखेंगे उस पर, सो एज इट इज़ अ स्मूथ सरफेस ऑफन वेरी लिटल फ्रिक्शन की हम फिसल सकते हैं क्योंकि उसमें स्मूथ सरफेस होती है, अंदर की तरफ चिकना होता है तो फ्रिक्शन कम होता है. देन द फ्रिक्शन एनेबल अस टू राइट. और फ्रिक्शन की वजह से हम लिख भी पाते हैं. ये तो बहुत अच्छी चीज़ हो गई ना कि कैसे लिख पाते हैं, ऐसे कैसे लिख पाते हैं. वी आर एबल टू राइट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द टिप ऑफ द पेन और द पेंसिल एंड द पेपर. जब फ्रिक्शन होता है बिटवीन द, जो हमारा पेन यूज़ करते हैं उसके टिप और पेंसिल के टिप से पेपर में, तो फ्रिक्शन होती है. राइटिंग विद द पेन, पेंसिल और अ चॉक वुड हैव बीन इम्पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शन. फ्रिक्शन ही नहीं होगी तो लिख ही नहीं पाएंगे, पेन ही इधर उधर भागता रहेगा, है ना. अनदर इज़ फ्रिक्शन एनेबल अस टू फिक्स द नील्स. अब हमने दीवार पे कोई हमने कील ठोकनी है, कील लगानी है, उस पर कुछ टांगना है, तो जो होल करते हैं हम उसका और जो कील हम अंदर डालते हैं उसके बीच में फ्रिक्शन की वजह से ही ग्रिप बनती है. उसी की वजह से जो नेल है वो वॉल पे फिक्स रहता है. द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन अलाउ अस टू फिक्स अ नेल इन द वॉल. द फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द नेल एंड द वॉल कीप्स द नेल फिक्सड इन ऑन द वॉल. ऑल्सो इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल. अगर फ्रिक्शन नहीं होती तो नेल को हम अंदर ठोकते वो तो बाहर आ जाती. ऑल्सो इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल टू होल्ड द नोट्स इन अ रोप टुगेदर हैड देयर बीन नो फ्रिक्शन. अगर हम रस्सी की गांठ बांधते उसमें फ्रिक्शन नहीं होता तो वो तो बहुत आसानी से खुल जाता. आजकल जो लोअर्स और जो टी शर्ट्स चल रही हैं उस पर जो रोप आती है वो बहुत ऐसे स्मूथ सी होती है, उस पर नोट मारोगे आप उसको खोलोगे तो बहुत इजीली खुल जाती है. लेकिन जो रस्सी होती है उसको आप नोट मान दो तेज तो आप खोलने में नानी आ जाएगी क्योंकि उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होता है. नेक्स्ट एग्जांपल इज़ फ्रिक्शन एनेबल अ व्हीकल टू मूव. व्हीकल भी आसानी से मूव कर पाता है. ऑयल होगा, आपने देखा होगा कभी आप पहाड़ों पे गए हो, स्नो हो, वो क्या लेयर हो जाती है, स्मूथ हो जाती है तो आपकी जो गाड़ी है वो स्लाइड करती है. तो फ्रिक्शन एनेबल्स द व्हीकल टू मूव. इसलिए रोड पे आप आसानी से चल पाते हो ड्यू टू द फ्रिक्शन. विदाउट फ्रिक्शन द ब्रेक्स ऑफ साइकिल्स एंड द कार्स
कुड नॉट बी हेल्प। आप बर्फ़ पे हो, ब्रेक्स लगाओगे, काम ही नहीं करेगी, गाड़ी फिसलती चली जाएगी। इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन अ मूविंग ऑब्जेक्ट वुड नेवर कम टू अ हॉल्ट, कभी भी रुकेगा ही नहीं। द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर ऑफ अ व्हीकल एंड द सरफेस ऑफ द रोड हेल्प इट टू मूव सेफली, वही उसको हेल्प करता है कि वो रोड पे आसानी से चल पाए इजीली सेफली। हाउएवर एज फ्रिक्शन कॉजेज ग्रेटली व्हेन द रोड्स आर वेट, तो क्या होता है कई बारी कि जब रोड्स जो होती हैं गीली होती हैं बारिश की वजह से, तो जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है बहुत ज़्यादा। इट इज़ नेसेसरी टू ड्राइव केयरफुली ऑन अ रेनी डे, इसलिए आप सबको जब रेनी डे हो तो बहुत ईजिली और आराम से धीरे धीरे अपनी व्हीकल को चलाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द फ्रिक्शन एनेबल अस टू लाइट अ मैच स्टिक। अब आप माचिस जलाते हो, वो भी फ्रिक्शन की वजह से ही हो पाता है पॉसिबल। व्हेन वी स्ट्राइक अ मैच स्टिक अगेंस्ट द साइड ऑफ द मैच, जो मैच बॉक्स की साइड होती है माचिस की, जब आप उस पर माचिस की तीली को क्या करते हो, स्ट्राइक करते हो, हीट इज़ प्रोड्यूस, हीट प्रोड्यूस होती है फ्रिक्शन की वजह से ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस। दिस हीट, अब वो जो मसाला लगा होता है वो इतनी कम हीट पे ही जल जाता है। सो द हीट बर्न्स द केमिकल प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ द मैच स्टिक ड्यू टू विच इट लाइट्स अप, जिसकी वजह से वो जल जाती है। अब हमने इतने एडवांटेजेस देख लिए, डिसएडवांटेजेस क्या है। फ्रिक्शन ऑल्सो कॉजेज इनकन्वीनियंस एंड द मे इवन भी हार्मफुल इन द नंबर ऑफ डे टू डे सिचुएशन। अब फ्रिक्शन की प्रॉब्लम भी है। फर्स्ट क्या प्रॉब्लम है, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, ये हमने देख लिया, हाथों को रगड़ोगे हीट प्रोड्यूस होती है। इसी तरीके से फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, दैट डैमेज द मशीन, जिससे मशीन डैमेज हो जाती है। व्हेन द मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन रब अगेंस्ट ईच अदर अ लॉट ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू द फ्रिक्शन। कोई भी मशीन है फैक्ट्रीज में, जब वो मूव करती है तो पार्ट्स आपस में रगड़ खाते हैं, वो गर्म हो जाती है, तो जिससे जो वो मशीन के पार्ट्स हैं वो ख़राब होने लग जाते हैं। दिस हीट डैमेजेस द मशीन ग्रेजुअली, धीरे धीरे उसको ख़राब करती रहती है। ऑफ्टन द एक्सेसिव हीट जनरेटेड ड्यू टू द फ्रिक्शन इज़ रिमूव्ड बाय कंटिन्यूसली सर्कुलेटिंग कोल्ड वाटर अराउंड द मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन। तो ये जो गर्मी हो रही है, इससे हमारी मशीन ख़राब ना हो, तो उसके अंदर कंटिन्यूसली क्या करते हैं, कोल्ड वाटर को पास कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फ्रिक्शन रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन। धीरे धीरे यूज़ करने के बाद वियर एंड टीयर होता है, तो हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है। अ पार्ट ऑफ द फोर्स अप्लाइड टू रन अ मशीन इज़ वेस्टेड इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन बिटवीन इट्स मूविंग पार्ट्स। तो बहुत सारा ऐसा फोर्स होता है जो हम लगाते हैं, वो वेस्ट हो जाता है फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि उसके पार्ट्स में फ्रिक्शन भी हो रहा है। दिस रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन, क्योंकि बहुत सारी पावर तो फ्रिक्शन में ही जा रही है, तो एफिशिएंसी कम हो गई। फ्रिक्शन वियर आउट द मशीन पार्ट्स, ये जो मशीन पार्ट्स है, गियर्स हैं जो आपस में मूव करते हैं। अ मशीन में हैव मैनी मूविंग पार्ट्स सच एज द गियर्स विच कॉन्स्टेंटली रब अगेंस्ट ईच अदर, सो फ्रिक्शन कॉजेज दैम टू वियर आउट ग्रेजुअली, जिससे ये गियर खराब हो जाते हैं। द वोर्न आउट पार्ट्स हैव टू बी रिप्लेस्ड एट द रेगुलर इंटरवल, तो ये जो वोर्न आउट पार्ट्स होते हैं इनको रेगुलर इंटरवल पे हमें चेंज करते रहना चाहिए। द फ्रिक्शन वियर आउट सोल्स ऑफ द शूज़, हमारे जो जूते के सोल्स होते हैं वो भी फ्रिक्शन की वजह से ख़राब हो जाते हैं। द सोल्स ऑफ आवर शूज़ टू वियर आउट ग्रेजुअली ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द सोल्स ऑफ आवर शूज़ एंड द सरफेस ऑफ द रोड, ओके। नाउ मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। अब हमें फ्रिक्शन ज़्यादा चाहिए तो हम क्या कर देंगे, रफ़ कर देंगे सरफेस को, जिससे फ्रिक्शन बढ़ जाएगी। इन सम सिचुएशंस वी नीड टू इंक्रीज द फ्रिक्शन टू मेक इट मोर यूजफुल। फ्रिक्शन इज जनरली इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द रफनेस ऑफ द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। अब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, अब आप समझ गए हो कि फ्रिक्शन कैसे बढ़ती है। द सोल्स ऑफ एन एथलीट शूज़ हैव स्पाइक्स टू प्रिवेंट स्लिपिंग, तो ये जो आप फोटो देख रहे हो इस पर नीचे की तरफ स्पाइक्स तीखा तीखा दिख रहा है ना, तो स्पाइक्स बनाते हैं ताकि वो वहाँ पे फिसले नहीं। द सरफेस ऑफ द हेड ऑफ अ मैच स्टिक एंड द साइड ऑफ द मैच बॉक्स आर डेलिबरेटली मेड रफ टू इंक्रीज द फ्रिक्शन सो दैट अ मैच स्टिक कैन लाइट अप ईजिली। तो जो मैचिस के साइड होता है और जो मैच स्टिक का जो हेड होता है उसको रफ बनाते हैं ताकि वो ईजिली हीट मिल पाए, फ्रिक्शन हो पाए और वो अच्छे से जल पाए। द रफनेस ऑफ द सरफेस ऑफ द टायर इज़ एनहेंस्ड बाय मेकिंग ग्रूव्स। इसी तरीके से जो हमारे कार के टायर्स होते हैं उनकी जो सरफेस होती है उसकी रफनेस को बढ़ाया जाता है। द टायर्स विद द ग्रूव्स आर कॉल्ड कोरुगेटेड टायर्स। हमारे जो टायर्स होते हैं जिसमें ग्रूव्स होते हैं उसको कोरुगेटेड टायर्स बोलते हैं। द व्हीकल्स आर फिटेड विद द कोरुगेटेड टायर्स टू इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड सरफेस।
तो ये क्या है, फ्रिक्शन बढ़ जाता है इन्हीं की वजह से टायर्स और रोड सरफेस के बीच में। द ग्रेटर द फ्रिक्शन एनेबल द टायर टू गेट अ बेटर ग्रिप ऑन द रोड। तो जितनी ज़्यादा फ्रिक्शन होगी उतनी ज़्यादा ग्रिप बनी रहेगी रोड पे, तो कोई कुछ भी इशू होता है तो स्लाइड नहीं करेगी, पलटी नहीं खाएगी, है ना। सो दिस प्रिवेंट्स द व्हीकल फ्रॉम स्किडिंग ऑन द वेट सरफेसेस। नाउ मेथड्स ऑफ द रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। अब हम कम कैसे कर सकते हैं, हम ऐसे कोई चीज़ यूज़ कर लें जिससे फ्रिक्शन कम हो जाए, जैसे कि ऑयल। सो सिंस फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेज इज लेसर देन द रफ सरफेस, एनी प्रोसेस विच मेक्स द सरफेस स्मूथ विल रिड्यूस द फ्रिक्शन। जिससे सरफेस स्मूथ हो जाएगी उससे क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। इट मस्ट बी नोटेड however that we can only reduce the friction between the two surfaces but it can never be completely eliminated। तो ये समझने वाली बात है कि फ्रिक्शन को हम कम कर सकते हैं लेकिन कभी भी ज़ीरो नहीं कर सकते, कभी भी उसको हटा नहीं सकते, फ्रिक्शन रहेगा ही। Since rolling friction is less than the sliding friction, wherever possible the friction can be reduced by converting sliding friction into the rolling friction। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जो आजकल के सूट के सारे हैं, तो उसमें नीचे क्या है, छोटे छोटे व्हील्स लगे होते हैं, तो कितना भी भारी आपका अटैची होता है आप उसको मूव करके इजीली ले जा सकते हो। तो क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन से रोलिंग जो फ्रिक्शन होता है वो कम होता है, इसलिए हम इजीली उसको कैरी कर पाते हैं। द इम्पॉर्टेंट मैथड ऑफ द रिड्यूसिंग फ्रिक्शन इज डिस्कस्ड हियर। फर्स्ट है अप्लाइंग लुब्रिकेंट्स। जैसे भी कोई मशीन्स है तो उसमें लुब्रिकेंट्स लगा दो। लुब्रिकेंट्स होते हैं जो कि ऑयल वगैरह होते हैं, जिससे कि दोनों के बीच में फ्रिक्शन कम हो जाती है। ऑयल, ग्रीस और द ग्रेफाइट पाउडर ऑन द सरफेसेस, मतलब दो सरफेसेस जो कॉन्टैक्ट में हैं उनके बीच में लुब्रिकेंट लगा दो। To reduce friction, lubricants such as the oil or grease are applied on the surfaces that rub against each other. When a lubricant is applied, some of it stick to the sliding surface, forming a thin layer. तो जब हम lubricant लगाते हैं तो उसकी जो surface होती है जो आपस में contact में है उसके बीच में thin layer बन जाती है। When the sliding surfaces are separated by a thin layer of the lubricant, the interlocking of the irregularities are greatly reduced। एक लेयर बन गई तो इरेगुलरिटीज़ आपस में बहुत कम हो जाती है कॉन्टैक्ट की, एंड द मूवमेंट बिकम स्मूथ। इन सम मशीन्स एयर कुशन्स आर ऑल्सो यूज्ड बिटवीन द मूविंग पार्ट्स टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। एयर कुशन्स भी यूज़ होते हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए। और ये तो लुब्रिकेंट हो गए, और किसे कम कर सकते हैं, बाय अप्लाइंग द पाउडर और द पॉलिशिंग। आपने कैरम खेला होगा, पाउडर भी ज़रूर यूज़ किया होगा ताकि आपका जो स्ट्राइकर है वो अच्छे से मूव कर पाए। पाउडर एक्ट्स एज अ ड्राई लुब्रिकेंट। ये वो जैसे वेट था, ऑयल हो गया, है ना, कैरोसिन हो गया, ये ड्राई लुब्रिकेंट है टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। व्हेन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द पाउडर इज अप्लाइड टू अ वुडन कैरम बोर्ड इट फिल्स द डिप्रेशन। तो उसके अंदर जो खड्डे होते हैं छोटे छोटे माइन्यूट हमें दिखते नहीं है, वो उसको फिल कर देता है ऑफ द कैरम बोर्ड एंड द कॉइन्स मेकिंग दैम स्मूथ। कॉइन्स होते हैं जो हमारे ब्लैक एंड वाइट कलर के होते हैं जिससे इजीली मूव कर पाते हैं, एंड दस रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। सो व्हेन वी पॉलिश द रफ सरफेसेस दे बिकम स्मूथ एंड देयर बाय रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। तो किसी को पॉलिश कर दो तो भी जो सरफेस है वो स्मूथ हो जाती है। अब है स्ट्रीम लाइनिंग। स्ट्रीम लाइनिंग क्या होती है, जैसे बोट होती है ना, तो सॉरी जैसे बोट होती है वो कैसे होती है, आगे से ऐसी होती है ना, शार्प होती है आगे से। ये मैंने बोट बनाई है ना, ऐसे स्ट्रीम लाइंड होती है, इधर मूव करते हैं तो। और बड़ी बड़ी बोट्स आपने देखी होंगी वो भी ऐसी होती है स्ट्रीम लाइंड, है ना। तो ये इसका क्या मतलब है, द बॉडीज ऑफ द कार्स, एरोप्लेन्स, रॉकेट आगे की तरफ तीखे होते हैं, आर स्ट्रीम लाइन, नैरो एट द एंड्स, एंड की तरफ शार्प होते हैं, और ब्रॉडर एट अ सेंटर में ब्रॉड होते हैं टू रिड्यूस द एयर फ्रिक्शन। एरोप्लेन में आपने देखे होंगे आगे से पतले होते हैं। द बॉडीज ऑफ द बोट्स एंड शिप्स आर ऑल्सो स्ट्रीम लाइन टू रिड्यूस द फ्रिक्शन ड्यू टू द वाटर करंट्स। अब क्या मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर पानी है, ठीक है, ये पानी है और यहाँ से बोट आ रही है आगे से, तो जब इसको क्रॉस करेगी तो क्या होगा, अगर ये आगे से ब्रॉड होगी, चौड़ी होगी, तो उसको उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो वाटर है ना वो भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। लेकिन जब वो शार्प होगी तो उसको बहुत कम एरिया में से वो एंटर हो जाएगी, तो बहुत कम फोर्स लगाना पड़ेगा। इसलिए आपने देखा होगा जो बर्ड्स होते हैं उनके भी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीम लाइंड होती है, आगे से शार्प होती है ना, बीच में ब्रॉड होती है, ताकि वो
एयर में से भी अच्छे से जा पाए। इसी की वजह से जो बॉडीज़ होती है कार्स की, एरोप्लेन्स की, रॉकेट्स की, वो स्ट्रीमलाइंड होती है टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। ओके, नाउ यूजिंग द बॉल बियरिंग्स एंड द रोलर्स एंड द व्हील्स। अब इसका क्या मतलब है? तो बॉल बियरिंग्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। ये जो बॉल बियरिंग्स दिखा रखे हैं ये रोलिंग फ्रिक्शन पे काम करते हैं। इट हैज़ अ होलो सर्कुलर डिवाइस। होलो मतलब बीच में से खाली होता है। एक सर्कुलर राउंड डिवाइस होता है कंटेनिंग द स्मॉल मेटल बॉल्स, जिसमें ये आपको बॉल्स दिख रही होंगी छोटी छोटी सी, ये बॉल्स दिख रही है छोटी छोटी सी, है ना। तो इसमें ये बॉल्स होती हैं। तो जब ये मूव करती हैं बॉल, इसके ऊपर ये बियरिंग मूव करता है, तो जिससे जो फोर्स है, फ्रिक्शन है, वो बहुत कम हो जाती है। इट इज़ फिटेड अराउंड द मूविंग पार्ट ऑफ द मशीन सच एज द एक्सल। जो घूमता है उस पर लगा देते हैं। इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बाय कन्वर्टिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू द रोलिंग फ्रिक्शन। सूटकेस एंड द शॉपिंग कार्ट्स आर फिटेड विद द स्मॉल व्हील्स कॉल्ड द रोलर्स। या आप सूटकेस के मैं बात कर रही थी, उसमें रोलर्स लगे होते हैं। The rollers convert the sliding friction to the rolling friction, thereby making it easy to pull or push heavy objects. तो आप बहुत easily उसको pull और push कर सकते हो। अब बात करते हैं the friction exerted by the fluids। आपको ये पता है? नहीं पता है तो आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पता चलेगी कि जो फ्लूइड्स होते हैं, जैसे कि पानी होता है, वो भी फ्रिक्शन एक्सर्ट करता है। व्हेन अ सॉलिड बॉडी मूव्स थ्रू अ फ्लूइड, जब कोई भी सॉलिड बॉडी या हम लोग स्विम करते हैं पानी के थ्रू, तो दैट इज़ थ्रू अ लिक्विड और अ गैस, इट एक्सपीरियंस द फ्लूइड फ्रिक्शन। तो गैस में भी अगर फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है या वाटर में भी हो रही है, लिक्विड में भी हो रही है, तो उसको फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। द फ्लूइड फ्रिक्शन इज ऑल्सो नोन एज अ ड्रैग ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, इसका एक और नाम है ड्रैग ऑफ द फ्लूइड। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ पर्सन स्विम्स इन द वाटर एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट अपोजेज हिज और हर मोशन। तो हमें फोर्स लगाना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि जो वाटर है वो खुद हमें अपोज करता है। Similarly, a kite that is flying in the air, an aeroplane moving through the air, and a submarine moving through the water experience the drag. Similarly, जब प्लेन जो है वो हवा में जा रहा है या हम काइट को उड़ा रहे हैं, तो एयर का भी क्या होता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, जो हमें मूव करने से रोकता है, उसको बोलते हैं। तो हमें क्या फील होता है? ड्रैग फील होता है। The force of friction experienced by a body moving through a liquid surface, such as a ship moving through a sea water, is much less as compared to that experienced when an object moves over the solid surface. But जो liquid surface के अंदर force of friction experience होता है वो बहुत कम होता है जब वो solid surface ज़मीन पे होता है। That is why it takes more time and force to stop a ship moving in a water. अब क्या है? एक शिप है, ये एक शिप है, ठीक है, और ये आ रही है। यहाँ पे क्या है? यहाँ से बीच शुरू हो रहा है। जैसे ही ये क्या, अभी तो ये पानी में मूव होके आगे आएगी, तो क्या करेगी? इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे आके एकदम से रुक जाता है, रोड पे आते रुक जाता है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा हो गई। ठीक है, दैट इज़ वाई इट टेक्स मोर टाइम एंड फोर्स टू स्टॉप अ फिश मूविंग इन अ वाटर। जब हमें पानी में ही उसको रोकना है तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड, अ कार मूविंग ऑन द रोड कैन बी स्टॉप क्विकली। जबकि रोड पे तो वो बहुत, कार जो होती है बहुत ईजिली भी रुक जाती है, ड्यू टू द हायर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड्स। ओके, अब बात आती है जो मेटियोर्स होते हैं। मेटियोर्स क्या होते हैं? स्मॉल स्टोन्स होते हैं जो हमारी स्पेस में होते हैं। जब वो मूव करते हैं तो हीट प्रोड्यूस करते हैं और हमारे एटमॉस्फेयर में आते हैं, तो हमारे जो एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन होता है एयर में, उसकी वजह से वो जल भी जाते हैं। जो हम बोलते हैं कि तारा टूट रहा है, दैट इज़ नॉट तारा टूटना, वो मेटियोर्स होते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं। ठीक है, सो मेटियोर्स आर द स्टोन लाइक स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज़ एज दे एंटर द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एट द वेरी हाई स्पीड। जब वो अर्थ के हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं बहुत ज़्यादा स्पीड से, दे एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन द एयर। द फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। जब फ्रिक्शन होती है तो हीट प्रोड्यूस होती है, एंड द मेटियोर स्टार्ट्स बर्निंग। तो वो जो मेटियोर्स हैं वो जलना शुरू कर देते हैं। वी कॉल द बर्निंग मेटियोर्स एट द शूटिंग स्टार एज दे मूव अक्रॉस द स्काई एट द नाइट। तो हम उसको बोलते हैं शूटिंग स्टार, क्योंकि वो रात में हमें दिखते हैं। द हाई स्पीड कार्स, एरोप्लेन्स एंड द रॉकेट्स आर डिज़ाइन टू हैव स्ट्रीम लाइन बॉडी सो दैट दे ऑफर मिनिमम रेजिस्टेंस टू द एयर वाइल मूविंग एट द हाई स्पीड। तो हम ये इन सब चीज़ों को स्ट्रीम लाइंड बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ताकि हमें बहुत ही कम रेजिस्टेंस मिले। ठीक है, जब हम उसको हाई स्पीड पे भी चलाएं। सो हियर स्टूडेंट्स,
वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर एंड आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किए मत जाना। थैंक यू।